नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं आकाश त्रिपाठी अंकित स्वामी विवेकानंद विद्यालय बलवार हरदोई के आधिकारिक यूट्यूब चैनल विवेकानंद क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। एक बार पुनः मैं 10th बायोलॉजी के अध्याय तृतीय पौधों और जंतुओं में जनन के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ उपस्थित हूं। लेकिन आज का सेशन प्रारंभ करने से पहले अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाएं। आपके सामने पहला सवाल, पुंकेसर के अग्रभाग को क्या कहते हैं? तो जो पुंकेसर होता है वह पुष्प का नर भाग होता है। पुष्प के नर भाग को हम पुंकेसर कहते हैं। तो आपको बताना है कि यहाँ पर पुंकेसर के अग्रभाग को कहते क्या हैं। वर्तिका पहला ऑप्शन है, जो कि पुष्प के स्त्री केसर का भाग है, तो बिल्कुल गलत जवाब है ये। वर्तिकाग्र यह भी स्त्री केसर का ही भाग है। और तीसरा ऑप्शन है परागकोश और परागनली। तो यहाँ पर जो परागकोश जो है वो सबसे अगला भाग होता है। यहाँ पर देख सकते हैं, चित्र में भी देख सकते हैं। तो वही पूछ रहा है कि पुंकेसर के अग्रभाग को क्या कहते हैं, तो बिल्कुल परागकोश कहते हैं। परागनली जो होती है, परागनली का निर्माण पराग कणों के वर्तिका तक पहुँचाने के लिए होता है, इसलिए इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। स्त्री केसर का आधारी भाग कहलाता है। आपको बताना है कि स्त्री केसर जो कि पुष्प का मादा भाग होता है, उसका जो सबसे निचला आधारी भाग होता है उसे हम क्या कहते हैं। तो स्त्री केसर जो होता है उसके मुख्य रूप से 3 भाग होते हैं। सबसे निचला भाग जिसे हम अंडाशय कहते हैं, और जो सबसे अगला भाग होता है उसे हम वर्तिकाग्र कहते हैं, और जो मध्य का भाग होता है उसे हम वर्तिका कहते हैं। यहाँ पर बताना है आधारी भाग। आधारी भाग का तात्पर्य होता है निचला भाग। तो आप चित्र में देख सकते हैं कि सबसे निचला भाग जो है अंडाशय है, तो इसीलिए स्त्रीकेसर का सबसे निचला भाग जो होता है वो अंडाशय होता है, इसीलिए इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पत्तियों द्वारा कायिक प्रवर्धन का उदाहरण है। पहला ऑप्शन है यहाँ पर आलू, दूसरा ऑप्शन है ब्रायोफिलम, तीसरा ऑप्शन है प्याज और चौथा ऑप्शन है गुलाब। तो कायिक प्रवर्धन का मतलब होता है पौधों के वायवीय भाग जैसे जड़ तना पत्ती के द्वारा होने वाला प्रजनन। तो लेकिन यहाँ पर पूछा गया कि पत्ती के द्वारा प्रजनन किस में होता है, तो प्याज जो होता है और आलू होता है, इसमें तने के द्वारा प्रवर्धन होता है, क्योंकि आलू एक प्रकार का तना ही है। और जो गुलाब है उसमें तने के द्वारा होता है, अर्थात कलम लगाई जाती है, तो कलम के द्वारा, कटिंग के द्वारा होता है। जो ब्रायोफिलम जिसे सामान्यतः हम अजूबा भी कहते हैं, तो अजूबा में जो है वो पत्तियों के द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है, इसीलिए इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, हम अपने घरों में मनी प्लांट कैसे उगा सकते हैं। यहाँ पर आपको बताना है कि मनी प्लांट हम अपने घर में कैसे उगाएंगे, अर्थात मनी प्लांट में कैसे प्रवर्धन किया जाता है। पहला ऑप्शन है मुकुलन से, दूसरा ऑप्शन है पुनर्जनन से, तीसरा ऑप्शन है कायिक प्रवर्धन से, चौथा ऑप्शन है इनमें से सभी। तो मुकुलन जो है मुख्य रूप से हाइड्रा और ईस्ट में होता है, और पुनर्जनन का मतलब होता है दोबारा से उगाना। तो मनी प्लांट में जो है मनी प्लांट की शाखा को लगाया जाता है, तो शाखा वायवीय भाग है, उसका कायिक भाग है, इसीलिए मनी प्लांट में जो प्रवर्धन होगा, जो प्रजनन होगा वो कायिक प्रवर्धन होगा, इसलिए इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कृत्रिम कायिक प्रवर्धन किन पौधों में करना चाहिए। तो जो कायिक प्रवर्धन होता है वो 2 प्रकार से होता है। एक होता है कृत्रिम जो मनुष्य के द्वारा कराया जाता है, दूसरा प्राकृतिक जो स्वतः होता है, प्रकृति के द्वारा होता है। तो पहला ऑप्शन है जिनमें बीज उत्पन्न नहीं होते हैं, दूसरा ऑप्शन है जिनमें फल का निर्माण नहीं होता है, और तीसरा ऑप्शन है जिनमें फल एवं बीज दोनों आते हैं, और चौथा ऑप्शन है इनमें से सभी। तो जिनमें बीज उत्पन्न नहीं होंगे उनमें कायिक प्रवर्धन कराया जाएगा, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। दूसरा, जिनमें फल का निर्माण नहीं होगा उनमें भी कायिक प्रवर्धन हो जाएगा, और जिनमें फल और बीज दोनों आते हैं उनमें भी कायिक प्रवर्धन हो जाता है। जैसे गुलाब में फूल भी आता है, बीज भी बनते हैं, ठीक। और गुड़हल में भी बीज आता है और उसमें फूल भी आते हैं। कनेर में बीज में भी बनता है और फल भी बनता है, पुष्प भी आता है।
और फिर भी उसकी कलम लगाई जाती है। तो इस तरीके से आप कह सकते हो, ये भी एकदम सही स्टेटमेंट है। तो कायिक प्रवर्धन इन सभी में हो सकता है, अतः इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगर बीज नहीं आते हैं, फल का निर्माण भी नहीं होता, या फल और बीज दोनों आते हैं, फिर भी उसमें कायिक प्रवर्धन हो जाएगा। जैसे आम में भी कायिक प्रवर्धन होता है, उसकी भी कलम तैयार की जाती है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, लैंगिक जनन में मुख्यतः कौन सा कोशिका विभाजन होता है। यहाँ पर यह बताना है कि लैंगिक जनन में किस प्रकार का कोशिका विभाजन होता है। पहला ऑप्शन है समसूत्री, दूसरा ऑप्शन है असमसूत्री, तीसरा ऑप्शन है ए तथा बी दोनों, मतलब समसूत्री और असमसूत्री दोनों, और चौथा ऑप्शन है अर्धसूत्री। जी हाँ, जो लैंगिक जनन होता है वह एक जटिल प्रकार का प्रजनन की विधि है। यह एक जटिल प्रकार की प्रजनन विधि होती है, इसमें अधिक समय लगता है और इसमें मुख्य रूप से अर्धसूत्री कोशिका विभाजन देखने को मिलता है, इसीलिए इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। यहाँ पर आपको बताना है कि सबसे छोटा और सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है। सबसे छोटे पुष्प और बड़े पुष्प का नाम बताना है। पहला ऑप्शन है वुल्फिया, दूसरा ऑप्शन है, ये यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ पर रेफ्लेसिया होना चाहिए। तो पहला ऑप्शन है वुल्फिया और रेफ्लेसिया, दूसरा ऑप्शन है अड़हुल और गुलाब, तो यहाँ पे भी गुड़हल होना चाहिए, ये भी मिसप्रिंट है। और तीसरा ऑप्शन है गुलाब और रात रानी, और चौथा ऑप्शन है रेफ्लेसिया और गुलाब। तो यहाँ पर सबसे छोटा पुष्प जो होता है वो रेफ्लेसिया होता है, वुल्फिया होता है। सबसे छोटे पुष्प का नाम यहाँ पर वुल्फिया है, और जो सबसे बड़ा पुष्प होता है वह रेफ्लेसिया होता है, इसीलिए इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा कि सबसे छोटे पुष्प का नाम वुल्फिया है और सबसे बड़े पुष्प का नाम रेफ्लेसिया है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने, पुष्प में निषेचन कहाँ होता है। ये आपको बताना है कि पुष्प में निषेचन प्रक्रिया कहाँ पर होती है। पहला ऑप्शन है बीजांड के भीतर, दूसरा ऑप्शन है भ्रूण कोश के भीतर, तीसरा ऑप्शन है भ्रूण कोश के बाहर, और चौथा ऑप्शन है अंडाशय के पास। तो जो पुष्प होता है उसमें निषेचन की प्रक्रिया भ्रूण कोश के भीतर होती है, इसीलिए इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा कि जो पुष्प में निषेचन की प्रक्रिया भ्रूण कोश के भीतर पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, स्वपरागण निम्नलिखित में से किस पौधों में होता है। तो परागण दो प्रकार से होता है, पहला स्वपरागण, दूसरा परपरागण। स्वपरागण में पुष्प के परागकोश से पराग कणों का निकल करके मादा के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया को हम परागण कहते हैं। जब यह स्वतः प्रक्रिया हो जाती है तो इसे हम स्वपरागण कहते हैं, लेकिन जब यह दूसरे माध्यम जैसे जलवायु आदि के द्वारा होती है, जलवायु कीटों आदि के द्वारा होती है, तो उसे हम परपरागण कहते हैं। यहाँ पर पहला ऑप्शन है उभयलिंगी पौधे, दूसरा ऑप्शन है एक लिंगी पौधे, तीसरा ऑप्शन है अलिंगी पौधे, और चौथा ऑप्शन है इनमें से सभी। तो जब पुष्प का नर भाग और मादा भाग एक ही पुष्प में होगा, अर्थात पुष्प उभयलिंगी होगा या द्विलिंगी होगा, तो उसमें स्वपरागण देखने को मिलेगा, इसीलिए इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अर्थात जो द्विलिंगी पुष्प होते हैं, उभयलिंगी पुष्प होते हैं, उनमें स्वपरागण देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न है, वह युग्मक जो अचल और भोजन संचय करती है कहलाती है। यहाँ पर आपको बताना है कि उस युग्मक का नाम बताना है जो अचल होता है, अर्थात स्थान परिवर्तन नहीं करता है, अपनी जगह से दूसरी जगह पर नहीं जाता है और भोजन का संचय करता है। तो जी हाँ, पहला ऑप्शन है यहाँ पर अंडाणु, दूसरा ऑप्शन है शुक्राणु, तीसरा ऑप्शन है बीजाणु, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जो बीजाणु होते हैं वो कवकों में प्रजनन का माध्यम होते हैं, जो कि गति करते हैं, और वहाँ पे नर और मादा का कोई मतलब ही नहीं होता है। और अंडाणु जो मादा के अंदर, मादा जनन कोशिका को हम अंडाणु कहते हैं, पुरुष जनन कोशिका को हम शुक्राणु कहते हैं। अंडाणु का निर्माण मादा के अंडाशय में होता है और शुक्राणु का निर्माण पुरुषों के अंडाशय अर्थात वृषण या टेस्टिस में होता है। तो इंटरकोर्स के समय शुक्राणुओं को मादा की वेजाइना में स्खलित कर दिया जाता है और अंडाशय में उत्पन्न हुए अंडाणु
जो होते हैं उपस्थित रहते हैं, जो शुक्राणुओं से फैलोपियन ट्यूब में फ्यूज हो जाते हैं, निषेचित हो जाते हैं। तो अर्थात जो अंडाणु होते हैं वह गति नहीं करते हैं, इसीलिए इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। यहाँ पर अंडाणु जो होता है वो अचल होता है, अपना स्थान बदलता नहीं है, अपने स्थान पर स्थित रहता है और वहीं पर भोजन का संचय करता है, इसलिए इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। बीज से नवोद्भिद विकसित होने की क्रिया क्या कहलाती है? यहाँ पे जो नया नवोद्भिद का मतलब होता है नया पौधा उत्पन्न होना। तो बीज से नए पौधे विकसित होने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो पहला ऑप्शन है निषेचन, दूसरा ऑप्शन है अंकुरण और तीसरा ऑप्शन है परागण। तो पुष्प के नर युग्मक या नर युग्मक और मादा युग्मक के मिलने की प्रक्रिया को हम निषेचन कहते हैं। बीज से नन्हा पौधा बाहर आने की क्रिया को हम अंकुरण कहते हैं और पुष्प के पराग कोश से पराग कणों का निकल करके मादा के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया को हम परागण कहते हैं। तो यहाँ पर बीज से नया पौधा नवोद्भिद विकसित होने की क्रिया को हम अंकुरण कहेंगे, इसीलिए इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा कि जो बीज से नन्हा पौधा बाहर आने की क्रिया को हम अंकुरण कहते हैं। अगला प्रश्न, बीज पत्र का क्या कार्य है? यहाँ पर बीज पत्र के कार्य आपको बताने हैं। पहला ऑप्शन है खाद्य संग्रहण, दूसरा ऑप्शन है सुरक्षा, तीसरा ऑप्शन है जनन और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जो बीज पत्र होता है, जब पौधे में अंकुरण होता है तो जो भाग जमीन की ओर वृद्धि करता है उसे मूलांकुर कहते हैं और जो भाग तना बनाता है उसे हम प्रांकुर कहते हैं। तो यहाँ पर जो बीज पत्र हैं, जब तक पौधे में पत्तियाँ नहीं आ जाती हैं, अर्थात प्रकाश संश्लेषण नहीं होता, जब तक उनमें पत्तियाँ जब तक नहीं आ जाती हैं, तब तक जो बीज पत्र हैं वो नवजात पौधे के लिए भोजन संग्रहित रखते हैं। जो बीज पत्रों में है पौधे के लिए, नवजात पौधे के लिए भोजन संचित रहता है, इसलिए इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है किशोरावस्था में होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं? यहाँ पर आपको बताना है कि जो किशोरावस्था में जो परिवर्तन होता है, हमारे शरीर में जो परिवर्तन होते हैं, उस परिवर्तन को क्या कहते हैं? तो पहला ऑप्शन है अंकुरण, दूसरा ऑप्शन है प्यूबर्टी और तीसरा ऑप्शन है विभिन्नता और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो बीज से नन्हा पौधा बाहर आने की क्रिया को अंकुरण कहते हैं और पुबर्टी किशोरावस्था में होने वाले परिवर्तन को हम पुबर्टी कहते हैं और विभिन्नता, कभी कभी किसी जीव के किसी लक्षण में अचानक परिवर्तन हो जाते हैं जिसे हम उत्परिवर्तन कहते हैं और उत्परिवर्तन के कारण जो संतान होती है वो अपने जनक से भिन्न हो जाती है, जिसे हम विभिन्नताएं कहते हैं। तो जो किशोरावस्था में होने वाले परिवर्तन हैं उन्हें हम पुबर्टी कहते हैं, इसीलिए इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आज का अगला प्रश्न आपके सामने, किस मार्ग से शुक्राणु और मूत्र दोनों का प्रवाह होता है? तो पहला ऑप्शन है यहाँ पर शुक्राशय, दूसरा ऑप्शन है मूत्र मार्ग और तीसरा ऑप्शन है शुक्रवाहिनी और चौथा ऑप्शन है यहाँ पर वृषण। तो जो मूत्र मार्ग होता है, मूत्र मार्ग के द्वारा शुक्राणु और मूत्र दोनों का प्रवाह होता है। इंटरकोर्स के समय मूत्र मार्ग के द्वारा ही जो सीमेन होता है उसको मादा की वेजाइना में स्खलित कर दिया जाता है, थ्रो डाउन कर दिया जाता है और उसी के द्वारा ही यूरिन का भी निष्कर्षण किया जाता है, इसीलिए इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा कि शुक्राणु और मूत्र दोनों का जो स्राव होता है, दोनों का जो सिक्रेशन होता है वो यूरिथ्रा के द्वारा होता है, मूत्र मार्ग के द्वारा होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, यह हार्मोन किशोरों में यौवनावस्था के लक्षणों का नियंत्रण करता है। यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा हार्मोन जो होता है वो जो किशोर होते हैं उनमें युवावस्था के लक्षणों को नियंत्रण करने का कार्य करता है। पहला ऑप्शन है एस्ट्रोजन, दूसरा ऑप्शन है थायरॉक्सिन, तीसरा ऑप्शन है टेस्टोस्टेरॉन और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जी हाँ, किशोरावस्था में प्रवेश करने के पश्चात जो किशोर होते हैं, जो बालक होते हैं, उनमें उनकी टेस्टिस से टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन स्रावित होने लगता है, इसका निर्माण होने लगता है जो यौनारंभ के लक्षणों को नियंत्रित करने का कार्य करते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा कि टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन जो होता है वो यौनावस्था के लक्षणों के नियंत्रण का कार्य करता है। आगे बढ़ते हैं। किसके स्राव से शुक्राणुओं को
पोषण प्राप्त होता है। यहाँ पर आपको ये बताना है कि कौन सा स्राव, कौन सा सीक्रेशन शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करने का कार्य करता है। पहला ऑप्शन है यहाँ पर प्रोस्टेट, दूसरा ऑप्शन है शुक्राशय, तीसरा ऑप्शन है ए और बी दोनों, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो प्रोस्टेट और शुक्राशय दोनों ही शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करने का कार्य करते हैं, इसीलिए इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भ्रूण को माता से पोषण किसके द्वारा प्राप्त होता है? निषेचन प्रक्रिया के पश्चात, निषेचन प्रक्रिया जो होती है वो मादा की फैलोपियन ट्यूब में संपन्न होती है, जिसके बाद से जो भ्रूण का निर्माण हो जाता है, भ्रूण के ऊपर एक भित्ति बन जाती है जिसे हम प्लेसेंटा कहते हैं, और प्लेसेंटा जो है वो भ्रूण को माता से पोषण देने का कार्य करता है, इसीलिए इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा कि जो प्लेसेंटा है वो भ्रूण को, गर्भस्थ भ्रूण को पोषण प्रदान करने का कार्य करती है। आगे बढ़ते हैं। पक्षियों द्वारा होने वाले परागण को क्या कहते हैं? तो परागण क्या होता है, मैंने बताया था आपको, पुष्प के परागकोश से परागकणों का निकल करके मादा के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया को हम परागण कहते हैं। पर परागण जो होता है वो जल, वायु, कीट, पक्षी आदि के द्वारा होता है। ये उसके माध्यम होते हैं, ये सहायता करने का कार्य करते हैं। तो यहाँ पर पक्षियों के द्वारा होने वाले परागण को क्या कहते हैं आपको बताना है। तो जो जल द्वारा परागण होता है, हाइड्रोफिली जो होता है उसे हम जल द्वारा परागण कहते हैं, अर्थात जल द्वारा होने वाले परागण को हम हाइड्रोफिली कहते हैं। और जो परागण वायु के द्वारा होता है उसे हम एनीमोफिली कहते हैं, तथा जो परागण कीट के द्वारा होता है उसे हम एंटीमोफिली कहते हैं, तथा पक्षी के द्वारा होने वाले परागण को हम आर्निथोफिली कहते हैं। इसीलिए इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा कि पक्षी परागण को हम आर्निथोफिली कहते हैं। यहाँ पर एक प्रश्न से 4 प्रश्न आपके क्लियर हो गए कि जल परागण को हाइड्रोफिली, वायु परागण को एनीमोफिली, और कीट परागण को एंटीमोफिली, तथा पक्षी परागण को आर्थोफिली कहते हैं। और घोंघा के द्वारा होने वाले परागण को, इसको भी नोट कर लीजिएगा आप लोग, घोंघा के द्वारा होने वाले परागण को हम मलेकोफिली कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, कायिक प्रवर्धन का क्या महत्व है? जो कायिक प्रवर्धन होता है उसका आपको यहाँ पर महत्व बताना है। तो पहला ऑप्शन है उत्पन्न पौधे जनक पौधों के समान होते हैं। बिल्कुल सही बात है कि जो कायिक प्रवर्धन होता है उसमें जो पौधा उत्पन्न होता है वो हूबहू अपने जनक के समान होता है, अपने जनक पौधे के समान होता है। दूसरा, उत्पन्न पौधों में फल एवं फूल कम समय में आने लगते हैं। बिल्कुल सही बात, यह पौधा बहुत जल्दी परिपक्व हो जाता है, बहुत ही कम समय में इसमें फूल और फल आने लगते हैं। यह भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। और इसमें बीज की आवश्यकता नहीं होती है, यह भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है कि कायिक प्रवर्धन में पौधे के कायिक भाग, वायवी भाग जैसे जड़, तना, पत्ती आदि का प्रयोग किया जाता है, इसमें किसी बीज की आवश्यकता नहीं होती है। इस तरीके से ये तीनों स्टेटमेंट सही हैं, अतः इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आज का अंतिम प्रश्न आपके सामने कि अगर हाइड्रा के शरीर को कई टुकड़ों में काट दिया जाए तो क्या होगा? हाइड्रा जो कि है, हाइड्रा एक जीवित प्राणी है जिसमें सामान्यतः मुकुलन के द्वारा प्रजनन होता है, मुकुलन के द्वारा अलैंगिक प्रजनन होता है। अगर उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएं तो क्या रहेगा? वह जीवित नहीं रहेगा। बिल्कुल गलत जवाब है, या वह जीवित रहेगा अगर उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएंगे। दूसरा ऑप्शन है टुकड़े जुड़कर एक प्राणी बनाएंगे। बिल्कुल गलत बात है, टुकड़े जुड़कर पुनः प्राणी नहीं बनाएंगे। हर टुकड़ा विकसित होकर एक नए हाइड्रा का निर्माण कर लेगा। जी हाँ, प्रत्येक टुकड़ा जो होता है, जितने भी टुकड़े में केंद्रक का भाग होगा, प्रत्येक टुकड़ा विकसित होकर के एक नए हाइड्रा का निर्माण कर लेगा। इसलिए इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। कमेंट बॉक्स में बताना न भूलें। एक प्रश्न और शेष था। अगला प्रश्न है कि ऊतक संवर्धन में पादपक को उगाया जाता है। यहाँ पर ऊतक संवर्धन के द्वारा, यह एक माइक्रो प्रोपगेशन, सूक्ष्म प्रवर्धन की विधि है। इसमें परख नली के अंदर एक बार में हजारों पौधे उत्पन्न हो जाते हैं। तो इसमें
कैसे उगाया जाता है, किस विधि के द्वारा उगाया जाता है, ये आपको बताना है। कलम के द्वारा तो एक बार एक कलम से एक पौधा उत्पन्न होता है, बिल्कुल गलत जवाब। दाब कलम से, लेयरिंग से भी आप दाब कलम के द्वारा बहुत ज़्यादा 1 2 3 पौधे उत्पन्न कर सकते हैं। बीज के द्वारा, तो बीज के द्वारा आप बीज बोएंगे, पौधा उगाएगा। यहाँ पे ऊतक संवर्धन की बात हो रही है, ऊतकों के द्वारा, तो जो कैलस होता है पौधों के, कैलस से जो है ऊतक संवर्धन के द्वारा पौधों को उगाया जाता है, इसीलिए इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। अगर यह वीडियो आपको आपकी परीक्षा के लिए उपयोगी लगा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, आपके मित्र इसका लाभ उठा सकें, इसलिए उन्हें शेयर ज़रूर करें। अगर एक बार पुनः आपसे विनम्र निवेदन है कि अगर आपने यह चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें, और नोटिफिकेशन को पाने के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाएं। और अगर आप व्हाट्सएप के माध्यम से नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं और व्हाट्सएप के माध्यम से भी मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो दिए गए स्क्रीन पर नंबर 9621727242 पर मैसेज करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले कुछ प्रश्नों के संकलन के साथ, तब तक के लिए अलविदा। अपना ध्यान रखिएगा।